नमस्कार बच्चों, आप लोगों का कैप्टन बत्ता क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम पूर्व के जो वीडियो बनाए थे उसके आगे बढ़ते हुए गुप्ता डायनेस्टी पर एक वीडियो बना रहे हैं। इंडिया के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम से बनता है, तो उसी को फोकस करते हुए हमने इस वीडियो को लेके आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई, गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत कौन कौन से शासक आए और उनकी क्या राजनीतिक उपलब्धियां रहीं, इस पे हमको जो है चर्चा करना है। तो वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि कैप्टन बत्ता क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के ई लर्निंग प्रोग्राम से आप जुड़िए और आज के कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं हो पा रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है और इसके माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को देने का प्रयास कर रहे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको दी जाती थी, जिससे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो कि वे क्लासरूम क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। इन सब चिंताओं से मुक्त करते हुए कैप्टन बत्ता क्लासेस आपके लिए प्रोग्राम लाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। गुप्ता डायनेस्टी अगर बात किया जाए तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 से 250 साल का जो दौर था, उस दौर में भारत में एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें मौर्यों के पतन के बाद हिंद यवन जो शासक थे उनका आक्रमण हुआ। उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, इन शासकों का भारत पे आक्रमण हुआ। इन लोगों ने भारत पे अधिकार करके भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया, लेकिन कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया हो या इस क्षेत्र में उसे सफलता मिली हो। लगभग तीसरी सदी के अंत तक आते आते और चौथी सदी के पूर्वार्ध तक भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मगध को केंद्र मान करके गुप्त वंश के शासकों ने अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। गुप्तों के संदर्भ में कहा जाता है कि गुप्तों का जो आदि शासक था वो श्रीगुप्त था और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। हालांकि श्रीगुप्त और घटोत्कच के विषय में बहुत सारे जो एविडेंसेस मिले हुए हैं, चाहे वो पुरातात्विक हों या साहित्यिक हों, इनके उपलब्धियों के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इतना तो तय है कि जो गुप्त वंश की शुरुआत हुई वो श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने किया था। तो जो गुप्त वंश का आदि शासक था उसे श्रीगुप्त कहते हैं और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो था घटोत्कच। इन दोनों शासकों को जो राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, इसके आधार पर इनके जो सिक्के मिले हुए हैं, जिनके अभिलेख मिले हुए हैं या जो कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं, उनमें इन्हें महाराजा धीराज के रूप में दिखाया गया है। इन्हें जो है राजा धीराज के रूप में दिखाया गया। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि ये पहले पूर्व में जो शासक वर्ग थे उनके यहाँ सामंत के रूप में कार्य करते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक स्थितियों का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया होगा। तो इस तरीके से श्रीगुप्त और घटोत्कच ये जो पूर्ववर्ती शासक हैं गुप्त वंश के, इनकी कोई ज़्यादा राजनीतिक उपलब्धियां नहीं है। लेकिन घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कहने का मतलब यह है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश की वास्तविक सत्ता को स्थापित किया, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 319 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और इसी अवसर पर इसने एक संवत जारी किया जिसे गुप्त संवत कहते हैं। इसने लगभग 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया
और अपने राज्य का विस्तार किया। कई सारे जो क्षेत्रीय राज्य थे उनको गुप्त साम्राज्य में मिलाया। प्राचीन राजवंश लिच्छवियों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसने विवाह किया। चूँकि जो लिच्छवी थे ये प्राचीन राजवंश थे, प्राचीन राजवंशों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना इस बात को शो करता है, इस बात को इंगित करता है कि इसने अपने राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि अवश्य की होगी और उसे समाज के द्वारा या क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी। इसी वजह से इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब चंगू प्रथम के बाद उसका जो उत्तराधिकारी आता है वो समुद्रगुप्त है। तो चंगू गुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त उसका उत्तराधिकारी हुआ। समुद्रगुप्त जिसने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक कहा जाता है, क्योंकि इसने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इसके राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। इसकी राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख जो मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति, इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं। इस प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। यह प्रशस्ति उसके एक दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने किया था। यह प्रशस्ति संस्कृत के गद्य एवं पद्य शैली में लिखी गई है, जिसे चंपू शैली कहता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। संस्कृत के गद्य एवं पद्य शैली में लिखी गई है, जिसे चंपू शैली कहता है। इस प्रशस्ति में इस बात का विस्तृत उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश का शासक बनने के बाद किस तरीके से अपने राज्य का राजनीतिक विस्तार किया। उसने आर्यावर्त और दक्षिणापथ के शासकों को अलग अलग पराजित किया और पराजित करने के बाद उन सबको अपने साम्राज्य में मिलाया। उस समय उत्तर भारत में 12 छोटे छोटे राज्य थे। उन सभी राज्यों के शासकों को इसने पराजित किया और पराजित करके उन्हें गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। तो आर्यावर्त के शासकों को पराजित करने की इसकी जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसे कहता है प्रसभोद्धरण की नीति। तो इसने जो है प्रसभोद्धरण की नीति का पालन किया। प्रसभोद्धरण की नीति का मतलब होता है कि उन राजाओं को पराजित करके उनके अस्तित्व को शून्य कर दिया और उन्हें पूर्ण रूप से गुप्त साम्राज्य में ला लिया। ये जो प्रसभोद्धरण की नीति थी, यह आर्यावर्त के संदर्भ में थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित करके गुप्त साम्राज्य में लाया और उन्हें पूरी तरह से या उनके अस्तित्व को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसको इतिहासकारों ने प्रसभोद्धरण की नीति कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि समुद्रगुप्त की प्रसभोद्धरण की नीति क्या थी। प्रसभोद्धरण की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उसका मतलब यही निकलता है कि उत्तर भारत के जो राज्य थे, जो शासक वर्ग थे, उनके अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देना और उन्हें अपने अधीन कर लेना। उसके बाद उसने दक्षिणापथ पर विजय किया। दक्षिणापथ के लगभग 12 शासक थे। उन सभी शासकों को इसने पराजित किया। पराजित करने के बाद उन्हें भी मगध साम्राज्य में या गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन उसने उन राजाओं को पूर्ण रूप से, उन राज्यों का पूर्ण रूप से गुप्त साम्राज्य में उनका विलय नहीं किया, बल्कि
उनको पराजित करके, उन्हें विजित करके उन्हें अपने अधीनस्थ छोड़ दिया। तो समुद्रगुप्त की जो दक्षिण भारतीय शासकों को पराजित करने की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उनका यह था कि उनका पूर्ण विलय नहीं था। वो पूरी तरह से मतलब उन्हें पराजित किया, पराजित करने के बाद उन राज्यों को अपने अधीन किया और उनको स्वतंत्र शासन करने के लिए छोड़ दिया और उनसे वार्षिक कर वसूल करता रहा। तो इस तरीके से इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के शासकों के साथ विजय तो सबको किया, सबके विरुद्ध सैन्य अभियान किया, उन्हें पराजित भी किया, लेकिन उन दोनों में अंतर किया। उत्तर भारतीय शासकों को इसने पूर्ण रूप से गुप्त साम्राज्य मिलाया, लेकिन उसने दक्षिण भारतीय शासकों को विजित किया और उन्हें शासन करने के लिए मुक्त कर दिया, जिसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहाता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहाता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या थी, अप्रसभोधरण की नीति क्या थी। तो समुद्रगुप्त पर 2 बहुत पूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि समुद्रगुप्त की जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, वो ये थी कि इसने दक्षिण भारतीय शासकों को पराजित किया, वहाँ के शासकों को अपने अधीन किया और अपने अधीन स्वतंत्र शासन करने के लिए उन्हें मुक्त कर दिया और उनसे वार्षिक कर वसूल करता रहा। लेकिन उत्तर भारत में इसने सभी शासकों को पराजित करके उनका गुप्त साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समुद्रगुप्त के संदर्भ में यहाँ पर मिलते हैं। और समुद्रगुप्त की इन राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में विस्तृत रूप से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में इस बात का जिक्र किया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने विरुद्ध सभी शासकों के विरुद्ध उसने सैन्य अभियान किया। सैन्य अभियान करके उसने सभी शासकों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। तो इस तरीके से जो समुद्रगुप्त है उसे एक बिरुद दिया गया, एक उपाधि दी गई जिसे विजेता कहाता है। तो समुद्रगुप्त को विजेता की उपाधि दी गई, वह विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त दक्षिणापथ को विजित करने के बाद इसने अपने राज्य के भीतर शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इसने सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया। वैष्णव धर्म को इसने प्रश्रय दिया। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। इसके सिक्कों पर इसे बाघ को मारते हुए दिखाया गया है। व्याघ्रहंता प्रकार के इसके सिक्के मिले हुए हैं। व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के मिले हुए हैं जो इसकी वीरता को दिखाता है। इसके कुछ सिक्के मिले हुए हैं जिस पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जो इसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। इतिहासकार स्मिथ ने इसे नेपोलियन की उपाधि दी है। इस तरीके से समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महानतम शासक हुआ और इसने समुद्रगुप्त की जो प्रतिष्ठा थी उसे जो है चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। इसके राज्य के भीतर राजनीतिक स्थिरता थी, समाज में सुख समृद्धि थी, सभी धर्मों को बराबर प्रश्रय दिया जाता था। वैष्णव धर्म को यह प्रश्रय जरूर देता था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन अन्य धर्मों के साथ भी यह सहिष्णुता का भाव रखता था, उदारता का भाव रखता था, उन्हें भी बराबर सम्मान देता था। तो ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के रूप में देखा आता है। चूँकि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में ही जो छोटे छोटे राज्य थे उन सबका राजनीतिक विलय गुप्त साम्राज्य में कर लिया था, इसलिए इसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उनका कार्य और आसान हुआ और उन शासकों ने राज्य के जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उन संसाधनों का उपयोग जो है साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में किया। इसको हम अगले शासक के रूप में देख सकते हैं। जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ उसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो समुद्रगुप्त का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
की उपाधि दी गई थी। इसने 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। 5 साल का एक जो 375 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच जो गैप आता है, उसके संदर्भ में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं मिलता, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य के रूप में माना जाता है कि समुद्रगुप्त का बड़ा लड़का जो रामगुप्त था, वह समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक हुआ, लेकिन वह नितांत अयोग्य था, कमज़ोर था। उसके समय में भारत पर शकों ने आक्रमण भी किया था, और शकों ने आक्रमण करके रामगुप्त की पत्नी को जो है जो कि बहुत सुंदर से उसे प्राप्त करने के रामगुप्त को बंदी बनाया। लेकिन चंगुदुती ने उस समय राज्य की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए स्त्री के वेश में शकों के शिविर में जा करके शक शासक की हत्या करके उसके बाद वापस आया, तो लोगों ने चंगुदुती को अगला उत्तराधिकारी बना दिया। और इस प्रकार चंगुदुती का जब शासनकाल आया, उसे जब मौका मिला, तो उसने जो है राज्य की प्रतिष्ठा को जो है चतुर्दिक विकसित किया और साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। चूँकि समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही सभी के सभी जो राजनीतिक क्षेत्र थे उनका उसको विजित कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में चंगुदुती को ये मौका मिला कि उसके जो राज्य के संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग वह साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में करे। तो इस तरीके से साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में चंगुदुती के शासनकाल में चरमोत्कर्ष विकास हुआ। इसके उदाहरण इस स्वरूप में मिलते हैं कि चंगुदुती के शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ, जो चरमोत्कर्ष कला को दर्शाता है। उसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ, महाकवि कालिदास जो चंगुदुती के दरबार में रहते थे, इसके साथ साथ अन्य विधाओं के जो विद्वान थे वो चंगुदुती के दरबार में रहते थे, चाहे आर्यभट्ट हों, चाहे बराहमीर हो। ऐसे तमाम जो है 8 विधाओं के कवि जो चंगुदुती के दरबार में रहते थे, जिन्हें नवरत्न की संज्ञा दी जाती थी। उसके बाद जो है विज्ञान की अगर बात किया जाए तो मेहरौली का लौह स्तंभ चंगुदुती के शासनकाल का विज्ञान और तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक अप्रतिम आश्चर्यजनक उदाहरण है, जो आज भी उसी तरीके से जो है चमक रहा है। उसमें आज तक जंग नहीं लगी, जो उस समय की साइंस और प्रौद्योगिकी का बहुत आश्चर्यजनक उदाहरण इसे माना जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चंगुदुती विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वह गुप्तों का स्वर्णकाल था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्तों का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंगुदुती का जो शासनकाल था उसको इतिहास के पन्नों में गुप्तों का स्वर्णकाल कहा गया है। चंगुदुती के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत आया। यह लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। 15 वर्ष तक भारत में रहते हुए इसने भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का विस्तृत विवरण भी लिखा अपनी यात्रा वृत्तांत में, लेकिन उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया है। एक क्वेश्चन आता है कि फाहियान ने भारत की जब यात्रा की थी तो उस समय भारत का शासक कौन था, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड था उस समय चंगुदुती का ही शासनकाल था। अब चूँकि उसने अपने विवरण में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है कि जब वह भारत आया तो उसमें भारत का शासक कौन था। तो एक क्वेश्चन, चूँकि ये लगभग 398-99 के पास आया था और 414-15 के आसपास भारत से गया, तो वो जो दौर था 380 से 412 ईस्वी का जो दौर था वो चंगुदुती का काल था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो फाहियान था वह चंगुदुती के शासनकाल में आया था, लेकिन फाहियान ने
चंगुद्दुती का न तो कहीं नाम लिया है, न ही उसके दरबार में गया, न ही उसकी राजनीतिक स्थितियों का कोई उल्लेख किया है। लेकिन भारत की जिन दशाओं का, जिन आर्थिक स्थितियों का, जिन धार्मिक स्थितियों का, जिन आर्थिक स्थितियों का या सांस्कृतिक स्थितियों का उसने जो विवरण दिया है वह उसी के शासनकाल को माना जाता है। तो इस तरीके से भारत में रहते हुए लगभग 15 वर्ष तक समय शाहजहां ने बिताया, लेकिन उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था का किसी प्रकार कोई विवरण नहीं दिया है। लेकिन उसके विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि जो शाहजहां था वह चंगुद्दुती के शासनकाल में ही भारत आया था। चंगुद्दुती की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त उसका उत्तराधिकारी होता है। कुमारगुप्त भी, चूँकि कुमारगुप्त के समय में भी राजनीतिक स्थिरता थी, राज्य में क्षेत्र विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए उसने भी अपने राज्य के संसाधनों का उपयोग साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में जिस तरीके से उसके पिता ने किया था, लेकिन खास तौर से उसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए किया था। तो कुमारगुप्त जो चंगुद्दुती का उत्तराधिकारी था, उसके शासनकाल में भारत में बौद्ध धर्म का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। और बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नालंदा में एक नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुमारगुप्त जिसे शक्रादित्य भी कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड 415 से और 455 ईस्वी तक माना जाता है। कुमारगुप्त ने इसने नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जहाँ पर बौद्ध धर्म की निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय का खर्च राज्य की ओर से चलाया जाता था। देश विदेश के बुद्धिस्ट यात्री यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। इस नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थियों के रहने, ठहरने और शिक्षा प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था थी। प्राचीन काल में यह बौद्ध विश्वविद्यालय जो था बहुत प्रसिद्ध था। ऐसी स्थिति में जो कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी वह इस स्वरूप में मानी जाती हैं कि जिस तरीके से गुप्त वंश के अन्य शासक थे जिन्होंने सभी धर्म के लोगों को प्रश्रय दिया, सभी धर्म को का उदारता के साथ सम्मान किया, उसी तरीके से नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय का जो निर्माण था वह इस बात को शो करता है कि गुप्त वंश के जो शासक थे भले ही वैष्णव धर्म का पालन करते थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के साथ भी सहिष्णुता का भाव रखा, उनके विकास के लिए कार्य किया और उनको राजनीतिक संरक्षण भी दिया। इस तरीके से कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता थी, आर्थिक प्रगति हुई, सामाजिक जो है विकास हुआ और उस समय का जो सामाजिक वातावरण था उसमें जाति प्रथा तो निश्चित तौर पे स्थापित हो चुकी थी, लेकिन जो जातियाँ थी उन जातियों के अपने जो कर्म थे, जो कर्तव्य थे, वे वर्ण के अनुसार संचालित होते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का यहाँ प्रत्यय होता था। लेकिन कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं आता कि किसी एक जाति का कोई व्यक्ति या राजा के द्वारा किसी भी जाति के लोगों का कहीं पर शोषण किया जाता था। तो यह उस समय के शासकों की महानता थी। कुमारगुप्त के बाद जो अंतिम महान गुप्त शासक होता है वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की जो उपलब्धियाँ थी, स्कंदगुप्त जो 455 ईस्वी से 465 ईस्वी तक शासन किया, स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसके समय में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को पूरी तरह से परास्त किया या हुणों को भारत से बाहर भगा दिया। यह स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जो भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण मिलता है कि किस तरीके से इसने हुण जिन्हें मिलेच्छ कहता है उनको उनका सामना किया, उनको भारत में प्रवेश करने से मना किया, रोका, उन्हें भारत से बाहर भगा दिया
और उसके साथ साथ इसने अपने राज्य की सुरक्षा की। स्कंदगुप्त चूँकि 10 वर्ष तक शासन किया, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद फिर गुप्त वंश का पतन शुरू हुआ और 6ठी शताब्दी के मध्य तक आते आते गुप्त वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो इस तरीके से अगर आप पूरा गुप्ता डायनेस्टी की आप अगर बात करें तो श्री गुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था उसे कुमारगुप्त तृतीय कहते हैं। कुमारगुप्त तृतीय था जो गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में माना जाता है। तो इन शासकों के समय में राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ, केंद्रीय शासन की व्यवस्था स्थापित हुई, पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया और वहाँ के शासन प्रशासन को सही तरीके से संचालित किया गया। तो मौर्यों के बाद जो 2 से 250 साल का जो गैप था जहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था, उसमें फिर 2 से 250 साल तक के लिए गुप्तों के नेतृत्व में एक बार पुनः राजनीतिक केंद्रीकरण की शुरुआत हुई और यह व्यवस्था लगभग 250 से 300 साल तक चली। इसके बाद जब गुप्त वंश का पतन हो गया, गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में एक बार पुनः राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। अब जब राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ तो आने वाले हजारों साल तक भारत में कोई ऐसा शासक नहीं आया जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके और उसी दौरान भारत पर बाहरी आक्रमण होने लगे। तो राजनीतिक गुप्तों के शासनकाल में जो राजनीतिक केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह समुद्रगुप्त, शंभुद्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की रही। इसके बाद के जो शासक थे वो नितांत अयोग्य निकले। परिणाम में हुआ कि गुप्त वंश का पतन हुआ। गुप्त वंश के पतन के बाद एक बार पुनः कुछ समय के लिए उत्तर भारत में एक राजनीतिक केंद्रीकरण की शुरुआत हुई जिसका नेतृत्व हर्षवर्धन ने किया था। तो आगे के वीडियो में हम हर्षवर्धन पे चर्चा करेंगे। चूँकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी एनडीए की परीक्षाओं में गुप्त वंश पर एक क्वेश्चन बनता है। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस हमने देखा, चाहे वो इंडस वैली रहा हो, चाहे वैदिक कल्चर रहा हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रहा हो, चाहे मौर्य पीरियड रहा हो या आफ्टर मौर्य पीरियड की बात हो, इस पूरा का पूरा, इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी में हम लोग आ गए, फिर आगे कहा हर्षवर्धन का टॉपिक। तो इन पूरे के पूरे सिनेरियो से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ई प्लेटफॉर्म पर उसी तरीके से कंटेंट देने का प्रयास किया गया है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो एनडीए की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन्हें कहीं असुविधा न हो कि चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है और क्या क्या चीज़ पढ़ें। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने जो है इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है कि अगर आप वीडियोज़ देख लेंगे, हमारे जो PDF हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको अपनी तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आगे के वीडियो में हम हर्षवर्धन पे चर्चा करेंगे और हर्षवर्धन के बाद ही हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट समाप्त होगा। ठीक है, आगे के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।